नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेके आए हैं जाकिर नाइक का। एक ऐसा व्यक्ति, बल्कि उसको व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, ये तो दरिंदा है। और उसके दरिंदा होने के ऊपर हमने 7-8 साल से हिंदुस्तान को जगाने का काम किया। इस जगाने में हमको ही सुलाने का प्रयास करने वाले कांग्रेस को अब नींद से जागकर अपना पल्ला इससे झाड़ने की नौबत आ गई है। जाकिर जो कि पैसे की दम पर, और वो पैसा जो हिंदुस्तान को तोड़ने, हिंदुस्तान को धर्मांतरित करने और भारत के मुसलमानों को बरगलाने के लिए विदेश से आता था, उसी में से उसने राजनीतिक दलों को खरीदा। उसी में से दिग्विजय सिंह जैसे चाटुकारों को खरीदा। उसी पैसे से, पेट्रोल डॉलर से हिंदुस्तान के मीडिया को खरीदा और इतने दिन राज किया कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पाया। लेकिन इतना होने के बावजूद जब वो दावा कर रहा था कि 10 करोड़ दर्शक मेरे पास है, पीस टीवी के पास है, हमने उसके खिलाफ एल्गार किया और उसके पीस टीवी के साथ उसको भी बंद करवाया। आज वो भले ही कानून से भाग रहा हो मुंह छिपाते हुए, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत की सीमा में आके भारत के कानून को फेस कर सके। अब बात नई उभर आई है कि कांग्रेस को जो चंदा दिया था, कांग्रेस उससे पल्ला झाड़ रही है। लेकिन ये झाड़ नहीं सकते। ये उस ट्रस्ट को पैसा दिया है जिसकी साक्षात अध्यक्षा सोनिया गांधी है। उसके फाइनेंस से लेके तमाम चीजें देखने वालों में उनके खास माने जाने वाले पी चिदंबरम से लेके मोतीलाल वोरा तक सब लोग हैं। ऐसे में सोनिया गांधी को यह पता था। बल्कि मैंने पहले भी अपने कार्यक्रम से दावा किया है कि पटना में सोनिया की जो रैली 2009 में होने वाली थी, उसमें भी जाकिर आने वाला था। हमने अगर कार्यक्रम करके तब आवाज नहीं उठाया होता और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने तब अगर रिपोर्ट नहीं दी होती, तो जाकिर शायद कांग्रेस का पोस्टर बॉय भी होता। लेकिन कांग्रेस के इस तथाकथित प्रेम ने और जाकिर के असली नालायक होने ने अपना सब कुछ सच दिखाई दिया है। और इसलिए आज कांग्रेस को अपना पल्ला झाड़ना पड़ रहा है। दिग्विजय जैसे लोग भले ही अपना मुंह छिपाते घूम रहे हो, लेकिन आप जाकिर का समर्थन नहीं कर सकते। और इसलिए आज हम आपके सामने हैं। आज हम सोनिया गांधी को सवाल पूछ रहे हैं कि सोनिया, बताइए कि आपका हाथ जाकिर के साथ कैसे है। मुद्दे को विस्तार से रखते हैं। आतंक के नायक जाकिर नाइक पर कांग्रेस क्यों मेहरबान रही? क्यों कांग्रेसी नेता आतंक के दूत को शांति दूत बता रहे थे? क्यों कांग्रेस जाकिर नाइक का संसद में बचाव कर रही थी? क्यों कांग्रेसी जाकिर के धर्म परिवर्तन वाले जलसे में शामिल हो रही थी? आज उसका खुलासा हो गया। जी हां, जाकिर नाइक ने कांग्रेस को पैसों से खरीद रखा था। जाकिर नाइक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पैसे खिलाता था चंदे के नाम पर। जाकिर पर शिकंजा कसता जा रहा है तो कांग्रेस भी फंसती जा रही। कांग्रेस कह रही है कि जाकिर से लिया धन हम वापस कर देंगे। कांग्रेस की यह तो वही बात हो रही है कि हम आतंकी जाकिर के साथ भी हैं और नहीं भी। दरअसल जाकिर ने 2011 में राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए का चंदा दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन को जब चंदा दिया गया तब सोनिया गांधी उसकी अध्यक्ष थी। ऐसे में सवाल सीधे सोनिया गांधी पर उठाए जा रहे हैं। युवाओं को आतंकी बनाने वाले और गैर कानूनी धर्मांतरण करने वाले जाकिर से कांग्रेस कैसे पैसा खा रही थी? जब इसका खुलासा हुआ तो लोग हक्के बक्के रह गए। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जाकिर के पैसों के एहसान में दबी रही, तभी कांग्रेस सरकारों ने जाकिर पर कोई कार्रवाई नहीं की। जाकिर खुलेआम युवाओं को आतंकी बनाने के लिए उकसाता रहा, खुलेआम गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कराता रहा, लेकिन कांग्रेस के नेता हमेशा जाकिर को बचाते रहे। जो भी जाकिर के खिलाफ बोला, कांग्रेस ने उसे परेशान किया, चाहे वो मीडिया हो या फिर दूसरे लोग। जब सुदर्शन न्यूज ने 10 साल पहले जाकिर का पर्दाफाश किया, तब कांग्रेस सरकार ने आपके अपने सुदर्शन न्यूज चैनल को नोटिस पकड़ा दिया। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि 5 साल पहले हमें जाकिर के आतंकी कनेक्शन के बारे में पता नहीं था, जबकि सुदर्शन न्यूज ने जाकिर के आतंकी कनेक्शन का खुलासा कई साल पहले कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस कैसे कह सकती है कि जाकिर के बारे में उन्हें नहीं पता था?
जिस सरकार के दो मंत्रियों ने सुदर्शन न्यूज को जाकिर का पर्दाफाश करने के लिए बैन करने की बात की हो, ऐसी कांग्रेस को जाकिर के असली कारनामे के बारे में कैसे पता नहीं हो सकता। आज कांग्रेस फंस रही है तो सारी बातों को झुठलाया जा रहा है। जब जाकिर के ट्रस्टों पर शिकंजा कसता जा रहा है तो कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस पैसे के लिए आतंकियों का समर्थन आगे भी करती रहेगी? क्या कांग्रेसी नेता आतंकियों का बचाव ऐसे ही करते रहेंगे? क्या ऐसे ही कांग्रेस आतंकियों से पैसा लेती रहेगी? क्या कांग्रेस वोट और पैसे के लिए आतंकियों को ऐसे ही बचाती रहेगी? क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जाकिर पर कुछ बोलेगा? क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ पैसे लेना जानता है? क्यों कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व को बचाने में लगी है? क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ पैसे लेने के लिए है, जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं? जब जाकिर फंसता जा रहा है तो कांग्रेस क्यों उससे पल्ला झाड़ रही है? कैसे कांग्रेस पार्टी खुद ही खुद को पाक साफ घोषित कर लेगी? क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? कांग्रेस तो यही दिखाने में लगी है कि उसके शीर्ष नेतृत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को बचाना इतना आसान नहीं है। लोग समझने लगे हैं असली हकीकत। जाकिर के विषय में हमने तमाम सारे वो बातें सामने रखी है जो देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास भी नहीं थी, बल्कि हमारे कागजात के आधार पर महाराष्ट्र और केंद्र की भी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने काम किया है। अभी भी मेरा दावा है कि राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो जाकिर को बचा रहा है। अभी भी अगर ईमानदारी के साथ जाकिर के पीछे देश का कानून पड़ता है तो कानून के हाथ भी उतने लंबे हैं और जाकिर उतना बड़ा है नहीं जितना लंबे होने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी अब राजनीतिक दल बोलने लगे हैं। भाजपा ने पहली बार जाकिर नाइक के खिलाफ खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके ऊपर आरोप लगाकर सत्य लोगों के सामने रखा है। भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। जाकिर नायक का एनजीओ है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसने 50 लाख रुपए दिए थे राजीव गांधी फाउंडेशन को। ये 2011 में दिए गए। कांग्रेस ने कहा, पहले तो डिनाई किया, अखबार हमारे सामने में है, एंड देयर आफ्टर कांग्रेस इज सेइंग कि नहीं वो चैरिटेबल फाउंडेशन है, और उन्होंने कहा कि हमने पैसा वापस कर दिया है। लेकिन मीडिया में यह भी खबर है जाकिर नायक के फाउंडेशन की ओर से कि वी हैव नॉट रिसीव्ड द मनी एंड वी हैव गिवन द मनी टू द राजीव गांधी फाउंडेशन। 2011 में पैसे दिए गए हैं। 2011 में यूपीए की सरकार थी, ये भी वो मानते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी मेंबर है। मोंटेक सिंह अहलुवालिया, पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, सुमन दुबे, एमएस स्वामीनाथन, प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी अशोक गांगुली, कृष्णमूर्ति वगैरह। उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के यूपीए के चेयरपर्सन, उस समय की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी और प्रियंका जी इसके मेंबर। जो नाम यहाँ पर गांधी घराने के लिए हैं और उनके तथाकथित भक्तों के लिए है, इनके लिए 50 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। मैं तो उल्टा कहता हूं, ये तो पैसों को व्हाइट करके जाकिर के ट्रस्ट में लाया गया और उस व्हाइट पैसे को इस राजीव गांधी फाउंडेशन में लाया गया। ये जाकिर के पैसे नहीं है, ये पैसे कांग्रेस के हैं। कांग्रेस ने जाकिर को दिए हैं और 50 लाख तो ना जाकिर के लिए कुछ है और कांग्रेस के लिए तो कुछ है ही नहीं है। जाकिर के द्वारा जो दावा किया जाता था कि 10 करोड़ लोग उसके दर्शक हैं और हिंदुस्तान में जहां पर भी जाकिर अपना तमाशा करने जाता है वो लोगों को उल्लू बनाने में कामयाब रहता है और लाखों लोग उसके कार्यक्रम में आते हैं। और आपने देखा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो हिंदुस्तान के प्राइम एंटरटेनमेंट चैनलों के सेट नहीं हो सकते, उससे महंगे सेट जाकिर के होते हैं। यह सब कुछ इसलिए होता था क्योंकि राजनीतिक दलों का लाल टपकती थी जाकिर के सामने बैठे हुए उस मतदाता को देख के, उस वोट बैंक को देख के, और इसलिए जाकिर के कंधे पर बंदूक रखे या अपनी राजनीतिक गोलाबारी करते थे। ये 60 गांठ है, ये कोई एक चंदा जाकिर ने दे दिया और मामला खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। मैं भारत सरकार को आह्वान करता हूं और ये दावा आज नहीं तो कल साबित होगा।
कोई सरकार तो इसको जरूर सही साबित कराएगी, क्योंकि एक भी दावा सुदर्शन का झूठ नहीं निकला। हमारा दावा है कि जाकिर के ट्रस्ट में पैसा लाया गया। उस पैसे को जैसे कांग्रेस में, खास करके कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन में, जिसका कार्यालय संसद के सामने है, देश के सबसे प्राइम लोकेशन में है, और गांधी घराने के साथ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जिसमें ट्रस्टी और पदाधिकारी हैं, उस ट्रस्ट में ऐसे ही पैसा नहीं आ सकता। और कहा गया है और कहा चंदा दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तान के कुछ मीडिया वाले और उनके ट्रस्टों को जाकिर के द्वारा दिए हुए पैसों का भी सूत्र सामने आएगा, और इस देश के कुछ बाबुओं के, बीबियों के नाम से चलने वाले कुछ एनजीओ को भी पैसे देने की बात सामने आएगी। बस ईमानदारी से जांच जरूरी है। रविशंकर प्रसाद और क्या कहते हैं, ये भी देखते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन ये बताए कि क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में रजिस्टर्ड है, और अगर है तो क्या उसे इस बात का अधिकार है कि वो स्वयं ही बाहर से पैसा नहीं ले सकता किसी से, बल्कि कोई एनजीओ को बाहर से पैसा मिलता है तो उससे भी पैसा ले सकता है। कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे अगर उसकी सरकार के तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री 4 दिसंबर 2012 को सदन के अंदर ये बात कहते हैं कि 24 ऐसे चैनल्स हैं जिनको सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत चिंता प्रकट की है, जिसमें पीस टीवी भी है, तो पीस टीवी के संबंध जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से वेल नोन है, तो ये पैसा 2012 में ही क्यों नहीं वापस किया गया? मित्रों, ये बड़े गंभीर सवाल हैं, और ये सवाल सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। जिस फाउंडेशन को दिए गए, हमारी चिंता इसलिए है कि उस फाउंडेशन के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है, और उस प्रधानमंत्री के नाम पर चलने वाले इस राजीव गांधी फाउंडेशन में भारत के उस समय को चलाने वाले सारे प्रमुख लोग मेंबर थे। राजीव गांधी फाउंडेशन और उसका सब कुछ, ये जो खाका है, ये किसी मंत्रालय से भी बड़ा था, बल्कि ये इसीलिए बनाया गया कि सत्ता रहे ना रहे, कांग्रेस के लिए रिसर्च से लेके तमाम प्रकार की लॉबिंग करने के लिए एक ऐसा सेंटर होना चाहिए, संसद के पास होना चाहिए, और गांधी घराने का उस पर हमेशा कब्जा होना चाहिए। इसलिए उसके ही समर्थकों को इसमें रखा गया। खरबों रुपए की संपत्ति पर डेरा डालकर खड़ा किया गया ये राजीव गांधी का फाउंडेशन केवल राजीव गांधी नहीं, मनमोहन सिंह से भी जुड़ा है। लेकिन जो बात अभी रविशंकर प्रसाद ने कही, जिसको हमने कहलवाया तब के मनीष तिवारी के द्वारा, संसद में सवाल पूछे गए थे सुदर्शन के कार्यक्रम के बाद, लेकिन एक तरफ संसद में मनीष तिवारी जवाब दे रहे थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उसके ट्रस्ट एनजीओ जाकिर से ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे थे। क्या 2017 के इस खबर को आने की प्रतीक्षा थी? क्या और कितना पैसा सामने आएगा तब उसके बाद कांग्रेस को वापस लौटाएगी? जवाब देना होगा। लेकिन ये सवाल पूछने वाले सुदर्शन पर ही तमाम सवाल खड़े किए गए। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बात अब देश का कानून मंत्री बता रहा है, जिसका दावा मैंने पिछले 4 साल में कई बार किया था। सुनिए। पार्टी का कैजुअल अप्रोच, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी, कि एक ऐसी संस्था जिससे जुड़ी पीस टीवी को उनके मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं, उसकी संस्था से 50 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जाकिर नायक के पैरवीकार कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए थे। आज मैं आपके लिए एक और विषय बताना चाहता हूं विद डॉक्यूमेंट्स। रहमान खान उस समय के माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे। ये 15 फरवरी 2013 को एक पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं मैं पढ़ना चाहता हूं, और देखिए एक बड़ी रोचक बात आप देखिए। 4 दिसंबर 2012 को यह जवाब जाता है पार्लियामेंट में, और उसके लगभग 1.5 महीने बाद 15 फरवरी को या 2 महीने बाद ये चिट्ठी जाती है। डियर श्री मनीष तिवारी जी, I enclose a letter dated 3rd December 2012 from Islamic Research Foundation, Mumbai, seeking protection from a campaign by Sudarshan TV and Hindu Janjagriti Samiti to allegedly defame Dr. Zakir Naik, a renowned Indian Islamic scholar and President, Islamic Research Foundation, Mumbai. To support the contention, the foundation has also sent a pack of 2 CDs enclosed with the letter. As indicated in the letter, the above-mentioned news agencies have seemingly resorted to project Dr. Zakir Naik as a sympathizer of terrorism for vested interests. I would therefore request you to try and look into the matter,
in order to prevent any confrontation between communities and flaring up of communal sentiments. भारत सरकार के एक तत्कालीन मंत्री माइनॉरिटी अफेयर्स के आतंकवाद के संबंध में आशंकाओं को सांप्रदायिक कलेवर दे रहे हैं. माई चार्ज इज इन द लाइट ऑफ दीज वेस्टेड इंटरेस्ट वेयर सिटिंग इनसाइड द यूपीए गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड शेल्टर द रैंक एंटी नेशनल एक्टिविटीज ऑफ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन. और अब तो ये देश के कानून मंत्री कह रहे, जो सुदर्शन टीवी के ऊपर पिछली सरकार के मंत्रियों ने आरोप लगाए, में जो बात आज रविशंकर प्रसाद ने नहीं कही उसको मैं बताना चाहता हूं. यह केवल के रहमान खान और मनीष तिवारी नहीं बचा रहे थे, इनकी तो औकात ही क्या थी सोनिया गांधी के सामने, अहमद पटेल के सामने, जब ऊपर से तय था देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, जो अपने आप को गणेश भक्त कहते हैं, अपने घर में सालों से 10 दिन गणपति को विराजमान करते हैं, उसको सर पे उठाकर विसर्जित करने जाते हैं. वो सुशील कुमार शिंदे होम मिनिस्टर होते हुए जाकिर नाइक ने गणपति पर आक्षेप लिया था. क्या गणपति भगवान है यह कहा था. तब हमने चैलेंज किया था कि अरे जिस देश के गृह मंत्री में कभी सरदार पटेल जैसा मजबूत आदमी था, वहां पर शिंदे जैसा कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो देश स्वाभिमान, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा तो छोड़िए, जिस भगवान की प्रार्थना करता है उसके खिलाफ बोलने वाले शैतान के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकता. क्या कहा था जाकिर ने गणेश भगवान पर, देखिए. अगर कोई मेरा हिंदू दोस्त मुझे पूजा के लिए बुलाएगा, और मुंबई के अंदर सबसे आम पूजा है जो गणेश चतुर्थी, आपने सुना गणेश चतुर्थी के बारे में, सुना कि नहीं, गणपति. हाँ, अगर मेरा हिंदू जानने वाला मुझे गणपति के लिए बुलाएगा और अगर मुझे प्रसाद देगा, तो मैं उससे सिर्फ एक आसान सवाल पूछूंगा कि गणपति कौन है, ये गणेश कौन है. तो मेरा दोस्त मुझसे फरमाएगा कि ये गणपति भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा का बेटा है. और वो कहेगा कि एक दिन जब शिवा घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी बीवी पार्वती अपने जिस्म का मैल निकाल के एक बेटा पैदा करती है और उस बेटे से कहती है कि आप घर के दरवाजे पे खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूं, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना. और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है, तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते. शिवा तेश में आके, ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेश में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है. तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे. आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, तो मैं जब तक तकलीफ में आऊंगा तो मुझे कैसे पहचानेगा. और ये कहानी वह कंटिन्यू होती है और इस कहानी के अंदर इतना दूर तक वो सिर चले जाता है कि भगवान उस सिर को वापस नहीं लेके आ सकते. तो वो कहते हैं लोगों से कि पहला जानवर जो आपके नजदीक आएगा उसकी गर्दन काट के मेरे पास लेके आओ. तो पहला जानवर जो उनके नजदीक आता है वो होता है हाथी. तो हाथी की गर्दन काटते और शिवा के पास ले गया. तो शिवा इस हाथी की गर्दन को, इस हाथी की मुंडी को अपने बेटे के ऊपर लगाता है और वजूद में आता है गणेश, गणपति. मैं कहूंगा ये आपका भगवान है. मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो माइथोलॉजी, तो कहानी है, छोड़ना. अरे बट मुझे प्रसाद खाने का है, आप साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं खा सकता हूं. ये कुरान में लिखा गया है कि अगर अल्लाह के नाम के ऊपर कुछ चीज दी गई है तो मैं इसे खा सकता हूं. अब साबित करके दिखाओ कि ये अल्लाह है, ये खुदा है और मैं प्रसाद खाऊंगा. अरे जाने देना जाकिर, ये सिर्फ कहानी है, लेकिन मुझे प्रसाद खाने का है. आप साबित करके दिखाओ कि गणेश खुदा है और मैं खाना खा सकता हूं. तो अभी वो भाग रहा, मैं उसका पीछा कर रहा हूं. हमें मुंह खोलना चाहिए, एक आसान सवाल पूछने का, गणेश कौन है, और हमारा काम हो जाता है. यह हमने 2001 का वीडियो आपके सामने दिखाया, जो कि हम आपको 2012 का भी वीडियो दिखा चुके. जाकिर जिसमें एकदम कम एज का 2001 से लेकर 12 तक लगातार इस बात को कहता रहा, उस गणेश भगवान पर सवाल उठाता रहा, जिसको 100 करोड़ देशवासी मानते हैं. लेकिन देशवासी तो फिर भी उतने सक्षम नहीं, उनके हाथ में कानून नहीं है.
लेकिन जहां पर सरदार पटेल बैठे थे वहां पर सुशील कुमार शिंदे जैसा भी, मराठी में जिसको बुजगावना कहते हैं, खेत में पंछियों को डराने के लिए एक ऐसा स्टैचू खड़ा किया जाता है जो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, जिसको हिंदी में उत्तर भारत में बिजका भी बोलते हैं, जिस पर कौवा आके अगर करके भी जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे स्थिति के गृह मंत्री जब सत्ता में बिठाए जाते हैं तो ना वो देश को बचा सकते हैं, ना धर्म को, ना भगवान को। और जाकिर जैसे शैतान तब अपना नंगा नाच करते हैं और उसी का ये फल आज हिंदुस्तान भुगत रहा है। अब तो बहुत परतें खुलने बाकी है, ये तो बस एक झांकी है, अभी जाकिर नाइक का पूरा खेल बाकी है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, हम कॉलर को भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। जय हिंद। अशोक पंचाल दिल्ली से आगरा से। बोलिए। सुरेश जी आज ना मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। ये सजेशन ये है कि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है ना, 95% मुसलमानों को ये नहीं मालूम है कि हम लोग जो है पहले क्या थे और आज क्या है। और उसको जो है ये जो औरंगजेब है ना, औरंगजेब के अनुयायी आज भी बहुत है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है औरंगजेब के करतूतों के ऊपर कोई फिल्म बनाए, जो ताकि आज के मुसलमानों को पता लगे कि भाई हम पहले क्या थे और अब क्या हुए। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा गांव शहरों का नाम आज भी औरंगजेब है? क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कम से कम 1000 सड़कों का नाम औरंगजेब से रखा गया है? ये इस देश के राजनीतिक नेतृत्व का दिवालियापन है। ये तो एक बदल गए, दिल्ली में बाकी को हाथ लगाने की स्थिति भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जैसा नेता या मुलायम सिंह जैसा नेता औरंगजेब के नाम को हाथ भी लगा देगा? ये तो अपने बाप का नाम बदल सकते हैं, लेकिन औरंगजेब के नाम को हाथ नहीं लगाने देंगे, क्योंकि वोटों के लिए लाल टपकती है और वो कभी भी नफा नुकसान के सिवा सोचती नहीं है। लेकिन मैं दावा करता हूं, हिंदुस्तान आने वाले दिनों में ऐसे खलनायकों को नाम को बदलेगा। जब राजनीतिक नेतृत्व में ताकत आएगी, इस देश में नैतिक शक्ति आएगी, इस देश की जनता की आंखें खुल जाएगी, तब उनको जाकिर नाइक और तमाम ऐसे औरंगजेब जैसे जो खलनायक हिंदुस्तान में हुए, उनके नाम से पीछा छुड़ाने की उनमें फैशन होगी, उनमें ये शक्ति आएगी। बस उस शक्ति को निर्माण करने के लिए राष्ट्र को जगाते रहने की जरूरत है, और इसके लिए बिंदास देखते रहिए, सुदर्शन देखते रहिए, दर्शकों को भी दिखाइए, इस वैसे वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। आपके कॉलर को और भी बोलने का मौका देंगे, और भी वीडियो आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हैं, और बिंदास में जो जो मुद्दे हमने अब तक उठाए वो समय के साथ सच साबित हुए। हमारा दावा कभी भी खराब नहीं गया, क्योंकि हमारी नीयत खराब नहीं थी, और हमारा देश के प्रति जो लगाव है वो ऐसे ऐसे मुद्दों को, रिसर्च को, आंकड़ों को सामने लाया। इस देश के ऐसे ऐसे लोगों ने हमको आंकड़े दिए जो सरकार में बैठे हुए नेताओं पर भरोसा नहीं करते थे। कांग्रेस राज में बाबुओं ने, अधिकारियों ने हम तक ऐसे आंकड़े पहुंचाए जाकिर नाइक के बारे में। हम साइज वाइज भले ही बाकी चैनलों जितने तब नहीं थे, सत्ता पर उतना प्रभाव नहीं रख पाते थे, लेकिन सत्य की आवाज कितनी मजबूत होती है और दूर तक जाती है, इसका उदाहरण आज 2016 में भी दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हम पर भरोसा करके इन आंकड़ों को निकाला है। हमारे टीम ने जाकिर नाइक के बाल की खाल तक स्टडी की हुई है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाकिर नाइक के ऊपर जितने भी खुलासे हो रहे हैं, ये बहुत बहुत ही छोटी झांकी है। अभी तो जाकिर नाइक का पूरा खेल बाकी है। आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी चीजें जाकिर नाइक की ओर भी बाहर आएगी, जिसको सुनने और समझने के लिए तैयार रहिए। और आंख बंद करके हम कैसे किसी पर भरोसा करते हैं और खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार के रखते हैं, इसका बड़ा उदाहरण जाकिर नाइक के रूप में हिंदुस्तान के सामने आ रहा है। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर्वप्रथम तो आपको साधुवाद
सुरेश जी कि आपने देश के लिए, देश के प्रति जो गंभीर मुद्दे हैं उनको हमेशा उठाया है। उसके उसके पश्चात सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सवाल जिनसे पूछ रहे हैं उनके पास कोई जवाब होगा क्या? उनके पास अगर जवाब हो तो सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए, देश का पहला घोटाला जो शुरुआत की गई वो कांग्रेस ने की। देश की गरिमा को जो भंग किया है आज दिन तक, आज देश में जहां जहां कांग्रेस का राज है वो सारे के सारे राज्य देश से अलग होने की तैयारी में। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस शासित है। आज कांग्रेस ने क्या देश के विकास के लिए किया? कुछ भी नहीं। मात्र और मात्र अपनी दलाली के लिए उन्होंने बाहर से ही सारी चीजों को लाने की कोशिश की। देश के विकास के लिए, देश की संस्कृति जिसके कारण हमारा देश कभी विश्व गुरु था, उस संस्कृति का तक पतन कर दिया गया। कभी भी देश के बारे में इसने सोचा तक नहीं। हम अगर सोनिया गांधी से सवाल पूछना शुरू करेंगे तो उन सवालों की लिस्ट शुरू से लेकर अंत तक आएगी। कांग्रेस किस किस का जवाब देगी? उनसे पूछो 1962 का युद्ध हम क्यों हारे? उनकी ही गलतियों के कारण। हम 1965 में जब पाकिस्तान के पास गए, पाकिस्तान को हराया, उसके बाद भी हम जीती हुई जमीन को क्यों हारे? उनके कारण। हम जब बांग्लादेश में 90,000 सैनिकों को पकड़ा था, उनको जूते पहनाकर, और जिस समस्या के कारण हमने ये युद्ध किया, बांग्लादेश का जो समर्थन किया, वो जो समस्या थी वो जस की तस है। वो क्यों है? आज अगर हम सवाल पूछना शुरू करेंगे तो मेरे हिसाब से इस कांग्रेस को जवाब देने के लिए पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। इससे सबसे अच्छा तरीका यही है जिस तरीके से आज पूरे भारत में कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा जो है सदस्यों का मात्र 44 रह गया है। लेकिन भाई अगर कोई सवाल कोई समाज नहीं पूछता है तो उस समाज को भी सवालों का जवाब भविष्य में देना पड़ता है। गांधी घरानों को इस सवाल के जवाब आने वाले दिनों में देने पड़ेंगे। भले इस समय की राजनीतिक पीढ़ी उसकी उतनी ताकतवर ना रही हो तब की, लेकिन जब जब भी ये ताकतवर होगी, गांधी घरानों के पापों को सामने लाया जाएगा और इससे देश का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का हिसाब उनको या जिसने भी किया है उसको पूछा जाएगा। जवाब इतिहास भी लेता है, जवाब वर्तमान भी लेता है और जवाब भविष्य में भी देने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे पापों के घड़े कभी भी ऐसे ही नहीं रहते। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं रामदास बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरे को सुरेश जी साहब जी को बात करने का है। बोलिए, लाइव में जुड़ चुके हैं आप। हाँ, जय हिंद। हाँ जय हिंद। बोलिए। पुणे से बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप जो मुहिम चला रहे हैं ना, वो बात सही है एकदम। जो आजकल के लोगों को जो मालूम नहीं ना, तो आप लोगों को जानकारी दिए ना, इसके लिए आपका पहला धन्यवाद। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारा केवल धन्यवाद मत करिए, भगवान ने हमको तो इतनी प्रेरणा दी है कि हमारा विरोध करने के बावजूद भी हमारी प्रेरणा और हमारी दिशा कभी भटकेगी नहीं, कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ करना है तो ऐसे गद्दारों का विरोध करिए। आपको अगर कुछ करना है तो इनके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आपको कुछ करना है तो अपना मौन छोड़िए। मैं बिंदास नाम तय करते समय मैंने कहा था कि मैं बिंदास बोल नाम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान की ज्यादातर समस्याओं का कारण उसकी चुप्पी है, उसका मौन है। हम बोलते ही नहीं है, हम आवाज ही नहीं उठाते हैं और इसलिए हम पीड़ित है, इसलिए हम दबे हैं, कुचले जाते हैं। और इससे उभरना है तो बिंदास बोलिए। अगर आप नहीं बोल सकते तो मेरे साथ बोलिए, साथ दीजिए, हम बोलेंगे और ऐसे लोगों के मुंह से सत्य उगलवाएंगे। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि तथाकथित कांग्रेस और अन्य पार्टियां मुस्लिम और ईसाई को ही क्यों सपोर्ट करती हैं, हिंदुओं को क्यों नहीं करती, और हिंदुओं को ही क्यों हर कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? उसकी चुप्पी। मैंने अभी कहा ना, बोलता ही नहीं है। बोलेगा तो बोलने के पहले जात देखेगा, अपना राजनीतिक दल देखेगा। अगर देखने की बारी देश और धर्म की आती है तो सबसे आखिर में, और इसलिए सबसे ज्यादा हिंदू भुगत रहा है। उसका यह अकर्मण्यता जो है ये उसको यहां तक लेके आई। अभी भी अगर नहीं बोला तो उसका ये देश भी उसके हाथ से छीनने की स्थिति पैदा हो सकती है।
ये तो अहोभाग्य हिंदुस्तान का कि कुछ वीर पैदा होते हैं कुछ दिनों बाद, और वो इसको, इस वसुंधरा को, इस देश को, इस परंपरा को, इस राष्ट्र को, इसके स्वाभिमान को, सम्मान को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगाते हैं, बचाते हैं, लेकिन बाकी तो चुप बैठता है ना। ये उसका असली कारण है। उस चुप्पी को तोड़ना होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, मैं एसके शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं एसके शर्मा बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। हाँ सर, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप ये ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं, और आपका जो ये चैनल है ये अपने तरह का एक अलग चैनल है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो, बोलते रहिए, बोलते रहिए। और एक सर, आपने जो ये इंटरव्यू किए, चलते चलते में जो इंटरव्यू किए हैं, उसको आप जितनी बारीकी से और जितनी डोमिनेंसी से आप जो उसको उनका जो इंटरव्यू करते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। रही बात सर इसकी जो अभी आपका आप जो इंटरव्यू, आप प्रभावित इसलिए मेरे भाई साहब क्योंकि आपके दिल में जो आग है ना, वो मेरे दिल में हो, रो मैं अपने मुंह से निकालने की हिम्मत रखता हूं, और इसलिए आजम खान हो, सलमान खुर्शीद हो, या तमाम ऐसे जो आपके हृदय में जो खलनायक है उनको मैं नंगा करता, और इसलिए आपको ये अच्छे लगते हैं। साबुद्दीन पे भी अगर मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि एक साबुद्दीन पे भी प्रोग्राम हो जाए तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल करेंगे, चिंता मत करिए, सबका नंबर आने वाला है, और हिंदुस्तान के मन में जिनको सवाल पूछने हैं उनको छोड़ूंगा नहीं, भले कैसे भी पकड़ेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के सवाल ऐसे लोगों को पूछ कर रहेंगे। नीतीश भी, लालू भी, और तमाम नाम चलते चलते तो अभी शुरू हुआ है, और ये चलते चलते इनको दौड़ाएगा। वैसे भी आपने देखा होगा चलते चलते में ये जो तमाम ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं बहुत बड़े नेता और होशियार और बुद्धिमान होने की, जब आपके सवाल मेरे मुंह से निकलते हैं तो इनकी क्या स्थिति होती है आपने देखी है। आने वाले दिनों में तो ये और दिखने वाली है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं नायक ज्ञानेंद्र सिंह आर्मी से बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। सर, हमारा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है सर, जाकिर हुसैन जैसे, ये जाकिर जैसे इंसान यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर बर्बादी फैला रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रही है दुनिया, और हम लोग बॉर्डर के अंदर बैठे हैं आप लोगों के पीछे कि आप लोग अंदर सुरक्षा हमारी कर रहे हो, हमारे बच्चों की कर रहे हो, मैं आपकी कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर अंदर आप लोग ऐसा चल रहा है, एक माहौल ऐसा है, हमारे अभी बलात्कार हुए, दिल्ली से लगे सटे हुए मुलायम सिंह की सरकार में हो रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, आतंकवाद फैला है घर के अंदर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई हमें सुझाव दीजिए प्लीज कि हम बाहर से बैठे क्या कर सकते हैं बॉर्डर की तरफ। बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, आप आपके बंदूक का जो दिशा है वो पाकिस्तान और देश के दुश्मन सीमा पार जो है उनकी तरफ रखिए, अंदर के दुश्मनों को हम निपट लेंगे। हिंदुस्तान की जो युवा पीढ़ी आ रही है ना, वो आप बातों को समझने लगी है। आप चिंता मत करिए, आप सीमा पर हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जो बैठे हैं, मैं जानता हूं कि उनके आप जैसे सैनिकों के परिवार जब पीछे प्रताड़ित होते हैं तो कितना दुख होता है, और खास करके जाकिर जैसे लोगों के नंगा नाच से आप लोग पीड़ित होते, मैं समझता हूं, लेकिन देश की सीमा भी उतनी ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को ठिकाने लगाना भी ज़रूरी है। इन लोगों के लिए हम पर्याप्त थे, आप चिंता मत करिए। और धन्यवाद, आपने कॉल किया और एक देश के सैनिक के नाते अपने मन को, अपनी भावनाओं को सुदर्शन के इस कार्यक्रम में व्यक्त करके और पवित्र किया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की तमाम सैनिकों के जो भी बैरिकेड्स, जहां टीवी लगे हो, जहां पर कैंटीन हो, जहां पर इनके टीवी देखने की व्यवस्था हो, वहां पर सुदर्शन देखा जाता है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और हमने जो एक सर्वे करवाया था उसके अनुसार रिटायर्ड आर्मी के जवानों के घरों में भी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला अगर कोई चैनल होगा तो सुदर्शन है। इस चैनल का चरित्र हमने सैनिक वाला रखा है, देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रखने वाला रखा है, और इसलिए ऐसे सैनिक हमारा साथ देते हैं। यह हमारे लिए भी धन्यता की बात है। हम जरा कारणों पर नजर डालते हैं कि जाकिर के विषय में हम क्यों कह रहे हैं। कांग्रेस जाकिर से ट्रस्टों के जरिए पैसा लेती। कांग्रेस ने जाकिर नाइक से राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 50 लाख रुपए लिए। पहले कांग्रेस 50 लाख रुपए लेने की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब जाकिर नाइक के फाउंडेशन ने कहा कि कोई पैसा वापस नहीं दिया गया तो कांग्रेस की पोल खुल गई।
कांग्रेसी नेता जाकिर के आतंकी राज को छिपाते। कांग्रेस ने जाकिर के रिसर्च फाउंडेशन से इसलिए ही पैसा लिया था, शायद कि जाकिर के कारनामों को छिपाया जाए। कांग्रेस और जाकिर दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन गए, क्योंकि जाकिर कांग्रेस को पैसा देता था और कांग्रेस बदले में जाकिर को बचाती थी। जाकिर का पर्दाफाश करने वालों को कांग्रेस सरकार धमकाती। जिन लोगों ने जाकिर नाइक का पर्दाफाश किया, चाहे वो मीडिया हो या फिर दूसरे लोग, कांग्रेस ने उन्हें धमकाया। सुदर्शन न्यूज को नोटिस दिया 2013 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने जाकिर का पर्दाफाश किया था। आतंकियों से पैसे लेकर कांग्रेस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करती। जब जाकिर नाइक के आतंक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज ने काफी पहले कर दिया था, तो कांग्रेस ने क्यों जाकिर से 50 लाख रुपए लिए? क्यों कांग्रेस को तब एहसास नहीं हुआ कि आतंकी से पैसे लेने चाहिए या नहीं? क्यों कांग्रेस अब पैसे वापस करने की बात कर रही है? आतंकी समर्थक कांग्रेसी नेता। कांग्रेस के सीनियर नेता आतंकी हमलों में शहीद हुए हमारे जवानों की शहादत को नकारते हैं। बाटला हाउस कांड को दिग्विजय सिंह ने फर्जी बताकर कांग्रेस की नीति का एहसास करा दिया। ओसामा को ओसामा जी और हाफिज सईद को जी लगाकर पुकारते हैं कांग्रेस के ये नेता। इससे एहसास होता है कांग्रेसी नेता कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ है। कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। सर, पहले तो मैं सुदर्शन चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरा ये आग्रह है कि अपने सारे मित्र और सारे रिश्तेदार को जरूर ये कहें कि आप सुदर्शन न्यूज जरूर देखें। दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो भी कांग्रेस में है, जो देश विरोधी बात बोलते हैं, और ये जो क्या नाम है, आतंकवादी को जो समर्थन देने के लिए जो बोले थे, वो क्या नाम है सर नेता को, जो कि उसके तरफ से बोले थे कि हम लड़ेंगे, केस लड़ेंगे, तो उनपे कुछ लोगों ने केस करने की बात की थी या केस भी किया था। तो ये इस तरह के दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं पर केस क्यों नहीं किया जाता जो देश विरोधी बात बोलते हैं। दूसरी बात, मुद्दा मेरा ये है सर कि जो 2-4 लड़के आपको कश्मीर में झंडा दिखाते हैं आईएसआई का या पाकिस्तान का, उसमें हजारों मुसलमान जो नमाजी जाते हैं वहां पे, उस मस्जिद पर से अगर 4 ही लड़के बदमाश है, बाकी सारे जो है देशभक्त हैं, तो बाकी लोग हजारों के बीच में वो 4 लड़के कैसे झंडा फहरा करके चले जाते हैं? अगर बाकी अपने को राष्ट्र भक्त और देशभक्त बताते हैं तो वो चारों को पकड़ करके क्यों नहीं वो प्रशासन को लगाते हैं? और जो वहां बोला जा रहा है कि 5% लोग देशद्रोही हैं, बाकी सब देश प्रेमी हैं, तो ऐसा नहीं है सर। वहां पे हमको लगता है कि कम से कम 40 या 60% लोग देशद्रोही हैं और कुछ ही लोग। आपने सही कहा कि जब देश के लिए आवाज उठाने की बारी आती है और जब लोगों का मुंह नहीं खुलता तो इस अनुपात के ऊपर अलग अलग राय बनती है। तब 100% देशद्रोही है, 95% देशद्रोही है, कितने देशद्रोही है? मैं कहता तो वो हर एक देशद्रोही है जो देश के लिए आवाज उठाने की बारी जब आती है तब मौन साध लेता है। भले ही वो देशद्रोहियों की आवाज में आवाज ना मिलाता हो, लेकिन देशद्रोहियों की आवाज के, हिंदुस्तान के खिलाफ एल्गार का विरोध नहीं करता, वो भी देशद्रोही है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, ये सोनिया जी या कांग्रेस आपके सवालों के बारे में क्या जवाब देंगी? उनके मुंह तो जाके के पैसों से बंद है। दिग्विजय सिंह जो नाइक की सभा में उनको चाटते रहते हैं, आरएसएस को हमेशा काटते रहते हैं, उनको भी तो जवाब देना चाहिए कि और बिल्कुल धन्यवाद। और हम आपको दिग्विजय सिंह की ही बाइट दिखाते हैं, क्योंकि जाकिर की फिल्म दिग्विजय जैसे खलनायकों को दिखाए बगैर कभी पूरी नहीं होती। देखिए क्या कहते हैं दिग्विजय। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मैंने बहुत किताबें धर्म की नहीं पढ़ी, डॉक्टर जाकिर साहब ने तो सारे धर्म की किताबें पढ़ चुके हैं।
कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को एक गलत तरीके से उसको पेश करते हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए, इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप विदेशों में जरूर जाएं, लेकिन इस मुल्क के उन हलकों में भी जाएं जहां फितरती लोग, हम 1000 साल से ज्यादा रहते हुए हिंदू मुसलमानों में जो खाई पैदा करते हैं, उस पे पुल बनाने का काम डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं। आपको इस बात को हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। दिग्विजय जैसे वोटों के लालची नेता जाकिर जैसे देशद्रोहियों के पापों को समझते हुए भी उसको नजरअंदाज करते हैं। ये पुल जाकिर को कोई देश के लिए और दूरी बांटने के लिए बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के सत्ता के राह को आसान कर कर उस पुल से सीधे बार बार दिल्ली पहुंचने के लिए कह रहे हैं। क्या दिग्विजय सिंह जैसे 2 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में इतने प्रभावी नेता रहे व्यक्ति को जाकिर की सच्चाई नहीं पता थी? लेकिन ये स्वार्थ आंखें बंद कर देता है और दूसरे की आंखें बंद करने के लिए भी मजबूर करता है। तमाम राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन पिछले 8 साल में जब से हमने जाकिर के खिलाफ कार्यक्रम चलाया है, एक जगह भी जाकिर का कार्यक्रम नहीं होने दिया। जहां भी हुआ वहां के प्रशासन तक हमने ऐसे आंकड़े पहुंचाए, प्रशासन ने उसको एक्सेप्ट किया। लेटेस्ट में 6 महीने पहले मंगलौर में जाकिर ने 100 करोड़ रुपए के जलसे की तैयारी की थी, तब हमने वहां के स्थानीय प्रशासन को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, जो कि दिग्विजय के चेले हैं, उनको जब जानकारी भेजी तो उन्होंने भी तौबा करने में ही भलाई समझी। लेकिन दिग्विजय जैसे लोग नहीं करते, क्योंकि उनको पता है उनकी आका सोनिया गांधी जिस ट्रस्ट की अध्यक्षा है, वो जब 50 लाख रुपए जाकिर जैसे दरिंदे से लेती है तो दिग्विजय जैसे चाटुकारों को क्या और काम रहता है। जाकिर के लिए क्या क्या कसीदे इसने पढ़े हैं हम जानते हैं, और ये अब जवाब देने की बारी। दिग्विजय जैसे नेता जवाब नहीं देंगे, हम जानते हैं, लेकिन सवाल पूछने का हौसला रखिए, इतिहास इनसे जवाब निकलवाएगा। परिणामों पर नजर डालते हैं। जाकिर जैसे आतंकी कांग्रेस को पैसा देकर आतंक फैलाते रहेंगे। जाकिर नाइक को पता था कि कांग्रेस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जाकिर कांग्रेस को पैसा देता है। ऐसे में जाकिर खुलेआम आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता रहा। देश सांप्रदायिक आधार पर टूट जाएगा। जब कांग्रेस वोट बैंक के लिए आतंकियों का समर्थन करेगी तो आतंकी विचारधारा देश में पनपती रहेगी। ऐसे में देश की आबादी कट्टरपंथी और आतंकियों की समर्थक बन जाएगी, क्योंकि आतंकी विचारधारा को कांग्रेस सरकारें रोकना नहीं चाहती। विदेशी फंड के जरिए कांग्रेस और जाकिर जैसे लोग देश में फलते फूलते रहेंगे। जाकिर नाइक विदेशों से फंड लेकर आतंक की पौध तैयार करता है। सरकार ने जाकिर के ट्रस्ट को मिलने वाले फंड का खुलासा कर दिया। इस फंड का कुछ हिस्सा कांग्रेस के पास भी जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी ब्लैक मनी और आतंक के लिए आए पैसे की भागीदार बन रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने आप को बचाता रहेगा। कांग्रेस का हाईकमान जाकिर से पैसे लेने में शामिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस का हाईकमान इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को बचाने की हर संभव कोशिश हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में सीधा शीर्ष नेतृत्व ही जिम्मेदार कहलाएगा। आतंकियों से देश की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। जब किसी सरकार का शीर्ष नेतृत्व खुद ही आतंकियों से पैसा ले, तो कैसे आतंकवाद से देश की सुरक्षा हो सकती है? हो सकता है कुछ देशों से भी कांग्रेस ने पैसा लिया हो, क्योंकि कांग्रेस की चीन से पैसा लेने की बातें भी सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस राज में देश की सुरक्षा भगवान भरोसे ही रही है। कांग्रेस के एक और नेता जो अपने आप को राजनीतिक नबी कहते हैं, लेकिन राजनीतिक नबी जब राजनीति के गुलाम हो जाते हैं तो राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ऐसे देशद्रोही के बारे में क्या कहते हैं, देखिए। तारिक फतेह पाकिस्तानी ओरिजिन का, पाकिस्तान से उसको निकाल दिया जिस तरह से नसरीन को निकाल दिया इस्लाम के खिलाफ और कुरान की तौहीन करने के लिए, और ये कैनेडियन नेशनल है, वो भी देश में और हमारे चैनलों में पता नहीं कहां से आया, जाकिर नाइक पर बोलता है, जाकिर नाइक पर बोलता है, और दिन रात उगलता है जहर इस्लामी
रिलीजियस बुक्स के बारे में और इस्लाम के बारे में। एक यूनुस अली है गौहर, एनल फॉर नेशनल, वो भी कहीं उसको मौका नहीं मिलता है, वो भी हमारे चैनल पे। ये भाषण कुछ महीने पुराना है। ये भाषण अब का है जब जाकिर की सारी पोल खोल चुकी है। ये भाषण तब का है जब जाकिर दुनिया में मुंह छिपाते हुए घूम रहा है। ये भाषण तब का है जब जाकिर नाइक के खिलाफ इस्लामिक देशों ने ही बैन लगाया है, इंक्वायरी लगाई है, जाकिर का चैनल और उसके स्कूलों को बंद करवाया है। लेकिन अभी भी कांग्रेस के नेताओं की आंखों के ऊपर की पट्टी, या यूं कहे कि पैसों का वो प्रभाव नहीं उतरा है जो जाकिर ने राजीव गांधी फाउंडेशन और इन नेताओं को दिए हैं। ये परिणाम है कि राज्यसभा में दूसरे के खिलाफ तो गुलाम नबी बोल रहे हैं, लेकिन जाकिर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। क्या कांग्रेस के नेताओं का मुंह इसके खिलाफ चुप रहना, मौन रहना, ना बोलना, कुछ इसके पीछे और सूत्र तो नहीं है? इसको भी तलाशना होगा। कुछ उपाय देखते हैं। जाकिर के सभी एनजीओ पर बैन लगे। जाकिर के रिसर्च फाउंडेशन को बैन करके उसे सरकार अपने कब्जे में ले, क्योंकि उससे जुड़े कई लोगों का पर्दाफाश बाकी है। ऐसे में आतंकवाद पर तो चोट लगेगी ही, देश में कट्टरता फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी के चंदे की जांच हो। कांग्रेस पार्टी कई सोर्स के जरिए चंदा ले रही है। ऐसे में गृह मंत्रालय को कांग्रेस पार्टी को आने वाले चंदे की जानकारी की जांच हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जिनके संबंध आतंकियों से सामने आए। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेसी नेता खुद भी देश के दुश्मनों और आतंकियों से पैसा लेते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन पर कार्रवाई हो। राजीव गांधी फाउंडेशन इतनी बड़ी रकम बिना जांच के ही कैसे ले सकता है? क्या गांधी परिवार से जुड़ा कोई भी संगठन देश से बड़ा है? क्या गांधी परिवार के किसी संगठन की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या गांधी परिवार को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? जाकिर नाइक को विदेश से प्रत्यार्पण कराए सरकार। जाकिर नाइक विदेशों में छुपता घूम रहा है। भारत में जाकिर के गुर्गे देश की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीति को खरीदने में लगे हैं। ऐसे में जाकिर आने वाले समय में और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए सरकार को चाहिए कि सरकार तुरंत जाकिर को विदेश से प्रत्यर्पित करे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। ये कब चलेगा वही मुद्दा, कोई नहीं पैदा होगा। कॉलर से ठीक से संपर्क नहीं हो पाया, अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जो लोग कॉल नहीं कर पाए वो हमारे तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर इस कार्यक्रम के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, जिसको इस शो के बाद भी जारी रखा जा सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो हेलो, बोलिए। अरे राहुल गांधी को ऐसा बोलो कि आपने जितने कौमाल किए उनका सबका नाम बता दो, तो नरेंद्र मोदी साहब देशभक्त है, वो सबको 15 लाख दिला देगा। आपने जितने भी कौमाल किए उनका नाम बता दो। आप पूरे 10 साल में जितने कौमाल किए हैं ना, वो ये नरेंद्र मोदी देशभक्त आदमी है। चलिए, धन्यवाद। अब नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उन्होंने उनकी इस व्यवस्था को इस घड़ी में अपना परिणाम, अपना एहसास, अपने होने का एहसास दिखाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जाकिर जैसे देशद्रोही जो कांग्रेस के राज में ना केवल नंगे नाच के लिए खुले घूमते थे, बल्कि राजाश्रय को पाते थे। ये राजाश्रय कितना गहरा था, इसका उदाहरण राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला चंदा है। इस सरकार को यह साबित करके दिखाना है कि वो डरती नहीं है। इस सरकार को यह साबित करके दिखाना है कि जाकिर जैसा इस्लामिक देशों के द्वारा डिप्लोमेसी करने के बावजूद बच नहीं सकता। मैं जानता हूं, बल्कि मैं दावा करता हूं कि वर्तमान सरकार के साथ सऊदी अरेबिया सरकार ने बात की है और जाकिर को बचाने की कोशिश जारी है। लेकिन ऐसे बातचीत से इस सरकार को दूर रहना चाहिए। इस देश को तोड़ने की साजिश करने वाले इस देश के धर्म के दुश्मन को किसी भी स्थिति में वहां से पकड़कर लाना चाहिए। अब तक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जाकिर पर किसी भी प्रकार के कार्रवाई का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। तमाम घंटों के चैनलों के कार्यक्रम और इतने साक्ष्य होने के बावजूद मैं तो दावा करके कहता हूं कि जो 250 पेजेस मैंने भारत सरकार को तब भी दिए थे, अब भी दिए हैं, इसकी अगर जांच हो ठीक से तो जाकिर को कई बार फांसी देने की सजा हो सकती है। जाकिर के टीम के ऊपर देशद्रोह का आरोप हो सकता है, लेकिन इसको गति देने की आवश्यकता है। राजनीतिक नफा नुकसान के आगे बढ़ के ऐसे देशद्रोहियों को खींचकर लाने की आवश्यकता है, और वो खींचकर लाने के लिए
देश की जनता ने बिंदास बोलने की आवश्यकता है। वो बोलते रहिए, हमारे साथ बोलिए, खुद भी बोलिए, और सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की हो, देश के लिए उनको काम करने के लिए मजबूर करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।